इसके पहले जो क्लास हुई थी उस पर चर्चा हुई थी गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में बताया गया था कि हम एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में क्या करेंगे, एक धातु की छड़ लेंगे और उसी के लवण का जलीय विलयन ले लेंगे। क्या करेंगे, उसी के लवण का जलीय विलयन ले लेंगे। मैं जैसे हमने यहाँ पर एम धातु का मेटल लिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम चार्ज के लवण का विलयन इसमें हम डाल देंगे। तो ये जो बन के तैयार होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्ध सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्ध सेल। और दो अर्ध सेलों को जब साल्ट ब्रिज या लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कोई न कोई विभव मिल जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक धातु की छड़ लेकर के उसी के लवण के विलयन में उसको डिप किया। डिप करने के बाद में इस पर धनावेश आया या ऋणावेश आया या कौन सा कितना ये विभव उत्पन्न कर रहा है, इसको मापने के लिए हमें एक मानक इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, या किसी अर्धसेल का विभव हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो आज हमें जो चर्चा करनी है वो किस पर करना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर करना है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ई सेल क्या होता है और ई नॉट सेल क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में शी। क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए देखिए, अब यहां शी हमें बनाना है या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो क्या करेंगे, एक ले लेंगे कंटेनर। क्या ले लेंगे, एक कंटेनर ले लिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक कांच की हम ट्यूब ले लेंगे। उसका आकार कुछ इस तरह से होगा, कांच का एक ट्यूब हो जाएगा और इसके बीच में हम प्लेटिनम का वायर लगा देंगे। क्या करेंगे, प्लेटिनम का तार रहेगा। ठीक है, प्लेटिनम का तार हो जाएगा। नीचे यहाँ पीटी हमने बांध कर भी रखा है। ठीक है, ये पीटी हो गया और यहां से हम वायर निकाल देंगे। इधर से क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस H2 गैस 1 atm प्रेशर पर एंटर करेगी। ठीक है, तो होगा क्या, ये प्लेटिनम वायर इस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये प्लेटिनम जो वायर है ये वर्क करेगा किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया। रूल्स क्या है कि जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड लेंगे उसी धातु के विलयन में उसको डुबोएंगे। तो यहां पर जो विलयन लेंगे, विलयन कौन सा लेंगे, HCl विलयन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, HCl विलयन। और इसकी सांद्रता होगी 1 मोलर, मीन्स 1 मोलरता वाले या 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अब जब विलयन डाल देंगे तो इस पूरे जो ये युक्त या जो ये तंत्र बन करके तैयार हुआ, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद में ये जितना विभव प्रोड्यूस करेगा उसको मानते हैं प्लस माइनस 0.00 वोल्ट। कितना मानते हैं, प्लस माइनस 0.00 वोल्ट। मीन्स अगर हम प्लेटिनम तार को लेकर के हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम या 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए और उस इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस अर्धसेल का जो विभव होगा वो विभव हम कितना मान लेंगे, प्लस माइनस 0.00 वोल्ट मान लेंगे। अब ये जो आपका बनके तैयार हुआ यही कहलाएगा आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि प्लस माइनस 0.00 वोल्ट होता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे आप अगर सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी खरीदने जाते हो कहते हो 1 किलो आलू दे दो, उस 1 किलो को 1 किलो ही क्यों मान लेते हो? कहीं न कहीं तो बनाया गया होगा, कहीं न कहीं किसी धातु का पिंड होगा कि अगर उतना वजन कर दिया जाएगा वो 1 किलो के बराबर हो जाएगा, माना ही तो गया होगा। तो वैसे किसी भी अर्धसेल का विभव मापने के लिए जो हम विभव मापी यंत्र या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसका विभव आपको 0.00 वोल्ट मानना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट इसका मेजर किया जाएगा तो हम किससे मेजर करेंगे? है कोई सिस्टम मेजर करने वाला? और ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो 1 मोलर HCl विलयन बना है इसके इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच का विभवांतर शून्य ही हो, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। मान लो कितना आ रहा है, 0.0001 वोल्ट आ गया, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, 0.0 वोल्ट ही मान लेते हैं। या हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 मास होता है 1.008 होता है, लेकिन बढ़ते कितना है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी एक ही होता है, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है? 1.008 होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है इसका विभव कितना मान लिया जाता है? प्लस माइनस 0.00 वोल्ट मान लिया जाता है। और जब क्राइटेरिया किसी भी अर्धसेल का अगर 1 एडीएम प्रेशर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए और जो भी यहाँ पर धातु का विलयन बनाया गया उसकी सांद्रता 1 मोलर कर दिया जाए, तो उसका जो विभव होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा, मीन्स इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका कहलाएगा ई नॉट सेल ही कहलाएगा, मीन्स मानक की बात हो जाएगी। कब? 1 एडीएम एंड 25 डिग्री सेल्सियस और विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वहां पर जो सिल विभव होगा वो क्या होगा? ई नॉट होगा। और अगर यहीं पर इसी विलयन की सांद्रता हम कर दें 0.1 मोल कर दें, अच्छा Cl का विलयन है और इसकी सांद्रता हमने कितना कर दिया? 0.1 मोलर कर दिया, तब ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, तब यहां पर होगा आपका ई सेल यूज होगा। ठीक है, मीन्स ये क्या है? ई नॉट सेल कहता है मानक इलेक्ट्रोड, ई सेल क्या कहता है? ई नॉट सेल क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और ई सेल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, या इसी को बोलेंगे विद्युत वाहक बल, और ये आपका हो जाएगा ई नॉट सेल मानक विद्युत वाहक बल हो जाएगा। बात समझ में आई? मानक क्यों लग रहा है? ये तीनों क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहा है, इसलिए यहां पर ई नॉट या मानक वर्ड लग रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मीन्स सांद्रता चेंज कर दें या टेम्परेचर 25 की जगह पे हम 30 डिग्री पर यहाँ पे करवा दें, ठीक है, या प्रेशर 1 एडीएम है तो वहां पर हम कर दें 2 एडीएम या 0.8 एडीएम कर दें, तब आपका मानक से खत्म हो जाएगा। फिर बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब यही है कि जब कभी भी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात आएगी वहां प्लेटिनम का वायर लेंगे, 1 एडीएम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस जाकर के प्लेटिनम में क्या होते हैं? छोटे महीन महीन पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी में वो हाइड्रोजन गैस जाकर के अटक जाती है। और जब हाइड्रोजन गैस अटक जाएगी तो वो प्लेटिनम का जो तार होगा, जो प्लेटिनम का वायर होता है, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ना होकर के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। और जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई न कोई सोल्यूशन डालना पड़ेगा, और वहां पर हम ले लेते हैं HCl का विलयन, और उस विलयन की सांद्रता कितना कर देते हैं? 1 मोलर कर देते हैं, और टेम्परेचर कितना कर देते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये बन के तैयार हो जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम क्या कहते हैं? शी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, या तो सीधा सीधा पूछ लेगा
कि नर्नेस्ट समीकरण किससे कहते हैं, इस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए या व्यंजक का निगमन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन होता क्या है। नर्नेस्ट इक्वेशन जो है ई सेल का मान ज्ञात करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। का मान ज्ञात करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा क्या है, दूसरा ई सेल और ई नॉट सेल, ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन, नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसको ड्राइव करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्या होता है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा जी से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 इंटू आर डी इंटू लॉग 10 इंटू क्यू। अब बात आती है कि क्यू क्या है, क्यू क्या है, अपक्रिया भागफल है। क्या है, अपक्रिया भागफल। अब बात ये आती है कि अपक्रिया भागफल क्या है। जैसे ही आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी पढ़े होंगे। ठीक है, रासायनिक साम्यावस्था पढ़े होंगे 11th क्लास में। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं N1 A प्लस N2 B टू गिव्स द M1 C प्लस M2 D हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो केसी निकल के आएगा इस रिएक्शन के लिए मीन्स साम स्थिरांक जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, C की कंसंट्रेशन पावर M1 इंटू डी की कंसंट्रेशन पावर M2 डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन पावर N1 इंटू बी की कंसंट्रेशन पावर N2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो केसी लिखा है यही है आपका Q, या यही आपका कहलाएगा अपक्रिया भागफल कहलाएगा। बात समझ में आई। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं गिब्स ऊर्जा। ठीक है, या जिसको लिखते हैं गिब्स ऊर्जा। क्या लिखते हैं, गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा क्या होता है, डेल्टा जी होता है। क्या होता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होगा। क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। माइनस है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने इधर उधर हो रहे हैं, मतलब कितना निकल रहा है कितना गेन कर रहा है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। ई सेल जो है किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव है या सेल विभव है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बातें समझ में आई। अब इसी गिब्स ऊर्जा को बना दीजिए मानक गिब्स ऊर्जा। मीन्स हो जाएगा मानक गिब्स ऊर्जा। गिब्स लिखो या गिब्स लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखा हुआ मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में। तो मानक गिब्स ऊर्जा मीन्स क्या हो जाएगा, जब मानक वर्ड लग जाएगा तो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। इज इक्वल करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर मीन्स समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब मान रखेंगे तब क्या मिलेगा, अब डेल्टा जी इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस, अब ये रखेंगे ना, माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होगा। इज इक्वल क्या होगा, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। प्लस है, प्लस कर देंगे 2.303 आर इंटू टी, फिर क्या हो जाएगा log 10 क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, log 10 क्यू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। अब फिर क्या करेंगे? समीकरण 4 में क्या करेंगे? माइनस एन एफ से भाग दे देंगे। माइनस एन एफ से भाग देने पर, ठीक है, जब इस पर हम भाग देंगे, समीकरण 4 को भाग देंगे किससे? माइनस एन एफ से, तो क्या होगा? माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाई क्या होगा? माइनस एन एफ इज इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ, और ये प्लस कितना? 2.303, ये क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ आर टी लॉग 10 क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये माइनस एन एफ ये और ये कैंसिल हुआ, ये माइनस एन एफ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। क्या ऊपर वाला इरेज कर दें? हैं? इरेज कर दें? चलो ऊपर का हटा करके इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं ना, भागफल तक ना। मींस ये इतना इतना कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ई सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा? हो जाएगा ई नॉट सेल। अब ये है प्लस, तो प्लस किस में हो जाएगा? माइनस 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा? एन एफ हो जाएगा आर टी लॉग 10 क्यू हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या है? एफ फैराडे कांस्टेंट कितना होगा? 96,500, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी? 8.312, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, ठीक है। इन सभी का मान रखने पर, ठीक है, इन सभी का जब मान रखेंगे तो मिलेगा क्या? ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और क्या हो जाएगा? log 10 क्यू। अब अफक्रिया भागफल मीन्स क्यू की वैल्यू रख देते हैं। क्यू की वैल्यू जब रखेंगे तो यहां पर क्यू की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग का मतलब क्या होगा? कि जिस टाइप का क्वेश्चन होगा या न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा, वैसे वैसे यहाँ पर ई क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स ई सेल इज इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log 10, और क्यू पर यहां पर हम क्या कर देंगे? एनोड क्या हो जाएगा? एनोड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा, ठीक है। एनोड बाई कैथोड। अब ये एनोड बाई कैथोड कब लगेगा? जब ऐसे सेल रिएक्शन मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रोड और साल्ट ब्रिज आपको दोनों देखने को मिलेगा। याद कीजिए, जब मैं पिछली क्लास में गैल्वेनिक सेल के साथ साथ मैंने डेनियल सेल की चर्चा किया था, और चर्चा करने के बाद में मैंने यहीं पर जो है सेल अफक्रिया भी लिखा था। पहले जिंक लिए थे, फिर जिंक आयन, जिंक लेकर के सिंगल खड़ी लाइन खींचे थे, मैंने बताया था ये इलेक्ट्रोड हो गया। फिर Zn डबल प्लस किए थे, फिर डबल खड़ी लाइन को मैंने बताया था कि क्या है? साल्ट ब्रिज या लवण सेतु है। तो इस तरह के अगर आपको सेल अफक्रिया मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा, ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, फिर log 10 एनोड अपॉन कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनोड अपॉन कैथोड हो जाएगा। अगर यही एनोड कैथोड सेल रिएक्शन नहीं है, ऐसे ही रिएक्शन है, क्या है? Zn है प्लस Cu डबल प्लस टू गिव्स द Zn डबल प्लस प्लस Cu। इस तरह का अगर रिएक्शन है तो यहां पर क्या होगा? log 10 के बाद आप यूज करेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। कब? जब इस तरह से सेल अफक्रिया मिल जाएगा, मीन्स जहां पर एक सॉलिड इलेक्ट्रोड होगा, फिर उसके बाद में दूसरा आयंस होगा, एरो लगा होगा, फिर उसके बाद में आयंस, फिर उसके बाद में
इलेक्ट्रोड हो जाएगा। अगर इस तरह से रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हो जाएगी इसकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चर्चा किया है तब वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो आपके लिए ये फार्मूला जो है मेन है। अब इसके बाद में जो क्लासें होंगी वो सीधा सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए या ईएमएफ निकालने के लिए या ई नॉट एस एल की वैल्यू निकालने के लिए आपका न्यूमेरिकल की क्लासें ही होंगी। उसके बाद में ड्राई सेल बता देंगे, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।